नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे आज उपचुनाव की अग्नि परीक्षा। उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और इन क्षेत्रों को देखते हुए तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनमें घमासान मचा हुआ है। इसी के साथ ही साथ अगर बात कर ले समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो इनमें भी अब जो कि गठबंधन को लेकर के जाना जाता है कि इस बार गठबंधन ने जिस तरह से धाक जमाई है, माना जा रहा है कि क्या उपचुनाव में भी ऐसी धाक देखी जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसको देखते हुए तमाम जो दल हैं, तमाम जो लोग हैं, उनकी निगाह दोनों ही पार्टियों पर लगी हुई है। इसके इतर अगर बात कर ले बहुजन समाज पार्टी की और आजाद समाज पार्टी की, दलित वोटर्स अब किस ओर मुड़ता है ये देखने वाली बात होगी कि पूरा जो चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव, वो दलित वोटर्स पर भी देखा गया था कि किस तरह से सभी राजनीतिक दल दलितों को साधने की कोशिश कर रहा था। और इसके इतर अगर बात कर ले तो बहुजन समाज पार्टी इस बार अस्तित्व की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो जितनी सीटों की उम्मीद की गई थी, जितने अस्तित्व की बात जब की जा रही थी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो जो धरातल की स्थिति की अगर बात कर ले वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन इस बार माना जा रहा है जब से आजाद समाज पार्टी दलितों की मसीहा बनकर सामने आई है तो दलित वोट के कटाव की स्थिति भी देखी जा रही है कि आखिर क्या जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनकी तरफ रुझान जो दलितों का है, दलित वोटर्स का है, वो देखने को मिल रहा है, या फिर मायावती के साथ ही दलित वोटर्स जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कई विधायकों के सांसद बनने के कारण विधानसभा सीटें रिक्त हो रही हैं और इसी के अलावा भी कुछ सीटें खाली हुई हैं। करीब 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने की उम्मीद की जा रही है और यूपी में होने वाला विधानसभा उपचुनाव इस बार बहुत रोचक होने वाला है। दरअसल ये उपचुनाव तय करेंगे कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली सफलता तुक्का नहीं थी और इसी के साथ बीजेपी भी खुद को साबित करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अगर बीजेपी ये सीटें हारती है तो निश्चित हो जाएगा कि जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मैंडेट तय कर लिया था और चूंकि लोकसभा चुनाव में जीत हार का सबसे बड़ा जो फैक्टर बना था वो दलित वोट था और इसीलिए इन उपचुनाव में यह भी तय होने वाला है कि भविष्य में दलित वोटों का मसीहा आखिर कौन बनने वाला है। जिस तरह से बीएसपी से दलित वोट टूट रहे हैं उस पर कब्जा करने की जो होड़ है वो भी देखी जा रही है। कांग्रेस समाज पार्टी, कांग्रेस के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी के बीच दलित वोट की जो मारामारी है वो भी देखी जा रही है। पर बीएसपी भी इस बार अपने कोर वोटर्स जो है, कोर वोट है, उसको बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है और इसीलिए असली लड़ाई इस बार बीएसपी और चंद्रशेखर की पार्टी के बीच होने वाली है। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया, दोनों ही दलों ने विधानसभा उपचुनाव में उतरने की हुंकार भरी है और जाहिर है कि लड़ाई तगड़ी है, जैसा कि सभी जानते हैं। और बीएसपी कभी भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारती रही है, पर इस बार देखा जा रहा है कि परिस्थितियां जो हैं वो बदली हुई नजर आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को लग रहा है कि अपने समर्थकों को यूं ही अकेला छोड़ देने से कोई दूसरी पार्टी उन्हें हड़प सकती है, इसलिए लगातार चुनाव में उतरना जरूरी है। शायद यही सोचकर बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो इस बार 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में अपनी जो पहली सीट है जीतने वाली आजाद समाज पार्टी, काशीराम के मुखिया, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी इन चुनाव में ताल ठोक कर मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं और जाहिर है कि इस बार दलित वोटों के लिए तगड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत के आधार पर भी दलित वोट रहे हैं। बड़ी संख्या में बीएसपी को मिलने वाले दलित वोट इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को शिफ्ट हुए थे। कभी दलित वोट कांग्रेस का कोर वोट बैंक होता था, लेकिन इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का ये कोर वोट बैंक बना। लेकिन अब चूंकि जो देखने को धरातल पर जो स्थितियां नजर आ रही हैं, इस बार कुछ और ही तस्वीर देखी जा रही है। इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले ही चुनाव में उतरती रही है, पर एक भी सीट नहीं जीत सकी, जबकि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ
चुनाव लड़ने के चलते पार्टी 10 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुई और इस बार लोकसभा चुनाव में बसपा ने अपने 10 सीटें ही नहीं गंवाई बल्कि वोट शेयर भी कहीं ना कहीं घटा लिया है। बसपा यूपी में 9.39% वोट के साथ उस जगह पर पहुंच गई है जहां 1989 के दौर पर हुआ करती थी। 2022 में विधानसभा चुनाव भी बीएसपी ने अकेले लड़ा और केवल एक विधानसभा सीट से ही चुनाव जीत सकी थी। आजाद समाज पार्टी ने जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन के साथ जाने से इनकार कर दिया, उससे एक बात पक्की हो चुकी है कि भविष्य में दलित वोट की लड़ाई बहुत गहरी होने वाली है। और इसी के साथ हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आनंद राय सपा नेता हैं हमारे साथ, आलोक तिवारी कांग्रेस नेता हैं हमारे साथ, पंकज कुमार दलित चिंतक आजाद समाज पार्टी से हैं, कौशल वाल्मीकि सह संयोजक यूपी भीम आर्मी से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम दलित चिंतक से ही, पंकज कुमार जो कि हैं हमारे साथ। पंकज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है इस बार उपचुनाव की स्थितियां कुछ और ही नजर आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि उपचुनाव में इतनी दिलचस्पी दिखाती नजर आ रही है, लेकिन आजाद समाज पार्टी की अगर बात कर ले तो दलित वोट बैंक का जो रुझान किस ओर मुड़ता दिख रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज इंडिया में जुड़ने के लिए। मैम, हम बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से दलित वर्ग का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक इस लोकसभा चुनाव से साफ पता चल गया है कि वो बदलाव के मूड में है। और कहीं ना कहीं मायावती जी जो दलित चेहरा पूरे सूबे में रही हैं पिछले दशकों से, हालांकि मायावती का जो इस समय का कार्यकाल रहा है वो दलितों को लेकर वो कहीं ना कहीं दलित को अच्छा नहीं लगा है ऐसा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं जब सेफ्टी टू फील्डर काम आ जाए तो कहीं ना कहीं मेन प्लेयर को किनारे करना कोई बड़ी बात नहीं है। बात कर लेते हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की, तो वो दलितों का चेहरा बहुत उभर के सामने आए हैं और इसी वजह से दलित उनको लाइक कर रहे हैं और वो जमीन लेवल पर काम कर रहे हैं और दलित उनके साथ कंटिन्यू खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में क्या कुछ नजर आता है। इसके साथ ही साथ आनंद राय जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उपचुनाव में दोनों जो कांग्रेस पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, दोनों में फिर से उम्मीद भी लगाई जा रही है गठबंधन के तौर पर। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप दोनों के जो नतीजे थे बेहद चौंका देने वाले थे और बढ़ोतरी के साथ आपने अपनी धाक जमाई, लेकिन इस बार उपचुनाव में माना जा रहा है, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही कि आपने भी कंडीशन लगा के रखी हुई है। जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा उपचुनाव है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के जो भी पदाधिकारी रहेंगे, इन 9 की 9 सीटें हम लोग जीतने का काम करने जा रहे हैं। बात कर रही हैं दलित सीटों का, तो भगवान श्री राम ने ही जनादेश दे दिया है कि ये झूठे मक्कार जो भी आपकी बातें करते थे, गुमराह करते थे, हम उनके साथ नहीं हैं, हम सही लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ हैं। तो भगवान राम ने भी हम लोगों को जनादेश अयोध्या से ही दे दिया। श्रीमान अवधेश पासी जी जो कि 9 बार के विधायक रहे, इस बार वो उनको सांसद बनाने का काम भगवान राम ने किया है। रही बात दलितों की, तो दलितों का भला कौन कर रहा है, कि दलित समाज बखूबी पूरी तरह देख रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हम लोग का नारा पीडीए का था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो हम लोगों ने इसी पे काम किया और हम लोग को बहुत बड़ी जीत मिली। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक मतों से हमको जनता ने वोट किया है। हम जहां हारे भी हैं वहां 10-20 हजार का अंतर रहा, 2-4 हजार का अंतर रहा है। कुछ जगहों पे तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको प्रशासन के लट्ठी तरह हम लोगों को दबाव में हरा दिया, कई सीटों पे हरा दिया। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे मायावती जी खत्म हो चुकी हैं, भाई बता रहे थे चंद्रशेखर भाई, तो चंद्रशेखर भाई ने बहुत रोचक लड़ाई लड़ी और उन्होंने ऐतिहासिक दर्ज किया। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वो उनकी एक सीट पर उनका प्रबल दबदबा है, लेकिन बाकी अभी
और सीटों पर उनकी ऐसी कोई रुचि वो नहीं है कि ये बहुत बड़ा प्रदर्शन कर पाएंगे। बाकी आगे का उपचुनाव है, इसमें स्पष्ट हो जाएगा दलित किसके साथ जाएंगे। जब भगवान राम ने ही एक दलित को आशीर्वाद दे दिया, समाजवादी पार्टी के दलित को आशीर्वाद दे दिया है, तो बाकी हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव में 9 की 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आलोक तिवारी जी भी हमारे साथ। आलोक जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव ये तय कर देंगे कि आखिर दलित राजनीति का असली नगीना कौन है। क्या लगता है कि असली नगीना जिसकी बात हो रही है उपचुनाव में, वो कौन होगा? मैडम, दलित राजनीति थोड़ा सा हल्का शब्द है। दलित का उद्धार, अभी आपने जो बात कही थी कि मायावती को पिछली बार 10 सीटें मिली थी, मायावती इस बार कुछ नहीं जीत पाई। आप गलत फहमी में, मायावती पूरी तरीके से सफल रही। मायावती जिस तरीके से खेल रही थी बीजेपी के हाथों में, और हमने उनको गठबंधन में आने के लिए भी कहा, और आज शायद वो हमारे पास आकर के जिंदगी के बहुत बड़े जो है ओहदे पर होती, जो उनकी कल्पना से भी परे था। लेकिन उन्होंने बीजेपी का एजेंडा पूरा करना था, और बुरी तरीके से नाउ शी इज वेरी बैडली एक्सपोज्ड एंड स्पेंट फोर्स अमॉन्ग्स्ट द दलित। जहां तक दलितों की बात आप कहे, दलित वोट बैंक लूटने की, मैडम, वोट जो होता है वो कागज का टुकड़ा नहीं होता है, वो मत होता है, मन होता है, उसे जीता जाता है। दलितों ने अच्छी तरीके से मायावती का रवैया देखा। मायावती कभी ग्राउंड पर लड़ती चली आई हैं, लड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए, कहीं दलितों को पेशाब पिलाया, कहीं दलितों के साथ ये किया। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ जब बलात्कार के बाद उसको विभत्स तरीके से भाजपा की सरकार ने उसको रात में खींच करके जला दिया था और सो कार्ड अंतिम संस्कार किया था, क्या मायावती जी गई थी वहां? तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी भी गए थे। मैं आपको इतिहास की तरफ ले चलता हूँ। दलितों के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और महात्मा गांधी थे। संविधान सभा में बापू नहीं थे, लेकिन जब संविधान निर्मित हो रहा था तो महात्मा गांधी जी ने नेहरू से कहा था कि संविधान सभा में तुम होगे। एक बात का ध्यान रखना, अकलियत और दलितों के अधिकारों पर कांग्रेस ने दलितों को आरक्षण। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में जब तक है दलितों के सबसे बड़े नेता थे। और वो जब आप सुनिए, बड़ी मार्के की बात, मैं आपकी नॉलेज को इम्प्रूव भी करूंगा। नोआखाली से आकर के महात्मा गांधी जी दिल्ली में सीधे दलितों की बस्ती में चले गए थे, वहां अपना मुकाम बनाया था, साफ सफाई करी थी। जरा आज तक जितने और दलित नेता उतनी हिम्मत कर पाए, वो ऐश आराम करते रहे दलितों के वोटों पर और पैसे खाकर। मायावती भी यही करती रही। मायावती पूरी तरीके से सफल रही है। आज अगर मायावती साथ में होती इंडिया गठबंधन के, मायावती ने हमारे गठबंधन। ठीक है सर, आप हमारे नॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए, जिस स्थिति में, जिस दौर में मायावती निकली थी, बीएसपी निकली थी, आज उसी कंडीशन में जाके चली गई है। यानी कि 1989 की अगर बात कर ले तो 1989 में जिस तरह की स्थिति में थी मायावती, बीएसपी जिस स्थिति में थी, आज उसी स्थिति में नजर आ रही है। जी, दो एक्सपोजर हुए, एक मायावती का एक्सपोजर हुआ है, एक भाजपा का एक्सपोजर हुआ है कि वो कभी राम के नहीं थे। राम को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करने के बाद वो तुरंत स्विच ओवर हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा जय जगन्नाथ, कोई जय श्री राम नहीं बोला, और अयोध्या वालों को गाली देना शुरू किया। अरे राम दलितों के नायक थे, राम जन नायक थे। आज अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे, इसलिए गाली दे रहे कि वहां एक जीता है दलित। अरे भगवान राम का पुत्र है, वो भी अयोध्या का है, इसलिए दो लोग बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, आप आपसे आगे इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे, आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से सवाल उठाए हैं उसमें कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कौशल वाल्मीकि सह संयोजक हैं। कौशल जी, जिस तरह से देखा जा रहा है दलित वोटों पर राजनीति हमेशा से होती रही है। 2019 की बात कर लें, 14 की बात कर लें, अब 24 की भी बात कर लेते हैं, तो 24 में भी देखा जा रहा है कि दलित वोट बैंक किस ओर जाता नजर आया, खासतौर पर देखा गया। लेकिन इस बार चूंकि देखा जा रहा है दो पार्टियां प्रमुख रूप से सामने आ रही है, एक है आजाद समाज पार्टी और एक है बहुजन समाज पार्टी। दोनों के बीच घमासान देखा जा रहा है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी तो इसको अलग कर दिया जाए, बीजेपी को भी अगर अलग कर दिया जाए, तो दो प्रमुख क्योंकि दलितों के लिए जाने जाते हैं। क्या लगता है कि दलित वोट बैंक पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है,
समाजवादी पार्टी अगर बहुजन समाज पार्टी की अगर बात कर ले तो वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है, लेकिन आपके नजरिए से क्या लगता है दलित वोट बैंक का नजरिया किस ओर मुड़ता नजर आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंदना जी, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो आप सबको बधाई कि नगीना की जनता ने इस बार देश को नगीना दिया है और ऐसे सांसद आए हैं जो तमाम लोगों की आवाज उठाएंगे। देखिए, इस बार पूरे देश में जो चुनाव हुआ है वो कमेरा बनाम लुटेरा का हुआ है, वो किसानों का हुआ है। इस देश में पिछले 10 सालों से जब से भाजपा सरकार आई है, दलितों पे अत्याचारी घटनाएं पूरे देश पर, कहीं जो है मटके से पानी छूने को मारा जा रहा है, कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है मध्य प्रदेश पे, उत्तर प्रदेश में जो है तमाम बलात्कारी घटनाएं, दलितों पे जो है अत्याचार घटनाएं हो रही है। तो इस बार दलित समाज के लोगों ने भाजपा को उनकी औकात याद दिलाई है, उनकी औकात दिखाई। तो भाजपा को रोकने के लिए जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों ने वोट किया है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को और आपके जो तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये तमाम जो लोग बात करते हैं कि दलितों के लिए हमने ये किया या किसी पार्टी ने किया है, सच मायने में ये है कि दलितों की समस्या की बात करना और उनके लिए लड़ना, उनके लिए काम करना, दोनों में बड़ा अंतर है। चूंकि मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ और एक लंबे समय से जो है हमने वो सारी यातनाएं देखी हैं, वो सारे पीड़ा सही है, वो सारे दुख दर्द देखे हैं जो आमतौर में बात करने वाले लोगों ने नहीं देखा है। आज पूरे देश में चुनाव खत्म हो गया है। अभी आपने देखा होगा शायद जो है कल ही चंद्रशेखर आजाद जी अलीगढ़ की घटना पर गए जहां गौरव जाटव जी की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। तमाम इस पार्टी के लोग, किसी भी पार्टी के लोगों ने कोई चर्चा नहीं करी हो, चाहे वो जो है अभी वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव जो है दलितों को ऐसे अपने आप को बता रहे थे, कांग्रेस के लोग बता रहे थे, किसी ने जो है विपक्ष के व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई। इसी तरीके से एक घटना कोई राजस्थान में हो रही है, कोई मध्य प्रदेश में हो रही है, कहीं पर भी कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। तो दलितों का के लिए लड़ना और उनके वोट बैंक के लिए बोलना है, दोनों बड़ा अंतर है। आज चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं, समाज के लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। यूपी चुनाव के बाद खतौली में उपचुनाव हुआ, रामपुर में उपचुनाव हुआ, चंद्रशेखर आजाद जी को लोगों ने जो है उनके प्यार पे, उनके बात पे काफी वोट दिए। उसके बाद राजस्थान का चुनाव हुआ, राजस्थान की जनता ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, सभी वर्ग के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जी को बड़ा प्यार मोहब्बत दी। और इस बार भी चुनाव में आप देखिए, उत्तर प्रदेश से हमारे 2 सीटें थी, एक नगीना, वहां पर 1.5 लाख वोटों से हमारे नेताजी जीते थे, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। दूसरी हमने डुमरियागंज लड़ाई, वहां पर भी 82,000 वोट मिला। तो आप देखिए लगातार दलितों का प्यार व जनाधार जो है आजाद समाज पार्टी की ओर भाग रहा है। आप यकीन मानिए आने वाले चुनाव में ये जितनी भी पार्टियां हैं ये सब विकलांग नजर आएंगी। ये लोग बात जो दलितों करते हैं और गुमराह करके जो वोट लेते हैं, उनकी ये राजनीति बंद होने वाली है, उनकी ये दुकान बंद होने वाली है। जो दलितों की बात करेगा वो नहीं, जो दलितों के लिए लड़ेगा, जो दलितों में काम करेगा, वो जो है उनके वोट का असली हकदार होगा। जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने इसको साबित करके दिखाया है। और आप देखेगा जिस तरीके से नगीना चुनाव का रिजल्ट देख के पूरे देश के लोग सरप्राइज थे, पूरे देश में जो है दलितों को खुशी का माहौल है। आप देखेगा आने वाले चुनाव पे 27 पे और उसके बाद लगातार जो चुनाव है, अभी ये जो चुनाव है जिसमें माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आदेश दिया है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप देखेगा इस चुनाव पे आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में सरप्राइज करेगी, पूरे देश में सरप्राइज करेगी और सबसे बड़ा जो है सबसे ज्यादा जो है सीटें जो है जीतने का काम करेगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी से भी हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, जिस तरह से बात हो रही है दलित वोट बैंक के उपचुनाव को लेकर के, जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, अब माना जा रहा है कि इस बार जो ये उपचुनाव होना है इसमें बीजेपी की भी अग्नि परीक्षा है। तय हो जाएगा कि जो जनता का रुझान था, दलितों का रुझान था, वो वाकई था। जो जिस तरह से बहिष्कार की तस्वीरें निकल के आई, विरोध की तस्वीरें निकल के आई और आरोप भी आपकी ओर से लगाया गया था कि ये सिर्फ विपक्ष का एजेंडा है, तो ये तय हो जाएगा कि विपक्ष का एजेंडा है कि वाकई ऐसी धरातल परिस्थिति थी। तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है। हेलो जी अरविंद जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रहे। हेलो, तो यानी परीक्षा है। सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम। और मैं चंद्रशेखर जी को और जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने प्रतिनिधित्व किया और मेहनत की
और उस मेहनत का परिणाम है कि जनता ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया। हम ये चाहते हैं कि केवल हम यही प्यार यही तक सीमित न रखें, प्यार को और आगे बढ़ाएं और देश हित में समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने देश हित में जो देश को बढ़ाए, जो देश को आगे ऊंचाइयों पे ले जाए, भारत देश को भाजपा समरसता चाहती है, सभी जातियों को जोड़ती है। ये तो हमारा परिवार, हिंदू का परिवार, हमारा हिंदू धर्म का परिवार है। हम तो सभी धर्मों को जोड़ते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो इस धारा में हम तो करते हैं, तो अपने समाज का प्रतिनिधित्व सब लोग करते हैं, लेकिन एक बड़े मंच पे सभी व्यवस्थित होके इकट्ठा होके भारत को याद रहेगी जो जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जो कर गए, तो वो आज महापुरुष इसीलिए कहला। तो आज के युग में हमारे भाई लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका योगदान अगर राष्ट्र हित में रहेगा, तो जैसे अम्बेडकर साहब का राष्ट्र हित में योगदान रहा, आज हम लोग उनको पूछते हैं। तो हम अपने सभी भाइयों, चंद्रिका जी सहित और भी जो भी हमारे भाई के समाज के जो लीडर हैं, मैं ये निवेदन करता हूँ कि और अपनी भूमिका को मजबूत करके देश हित में, राष्ट्र हित में समरसता के भाव से एकजुट होके जो भी अपनी पार्टी हमारी भाजपा है, भाजपा के एक लय में, सुर में, ताल हमेशा आपस में घर वाली लड़ाई न करके बल्कि एकजुट हो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो भी संकल्प हो करके आगे बढ़े, ठीक करते हैं। ठीक है, हमारा अच्छा होगा आने वाला भविष्य, हम ये हमारे लिए है। और इसलिए हम ये नहीं कहते हम बटेंगे। हमारा आज का समाज पढ़ा लिखा समाज, पहले की बात है, आवाज जो है आपकी नहीं आ रही है। भाई बंधु हैं सभी पढ़े लिखे हों, वो चाहते हैं कि हम हमारा घर पर सबके अंदर ये आगे बढ़े। अरविंद जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से हम आपको स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहे हैं। जुड़ेंगे आपके पास, फिर से दोबारा आएंगे। पंकज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी अब अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है और दलितों के मसीहा के रूप में भी अब जाना जा रहा है चंद्रशेखर आजाद को, क्या लगता है दलित राजनीति की जो धारा है अब किस ओर मुड़ती नजर आ रही है? बिल्कुल वंदना जी, बताना चाहेंगे दलित जो चिंतक के साथ साथ अगर जो आपके आजाद समाज पार्टी की बात करें या हम समाजवादी पार्टी की बात करें या हम कांग्रेस की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन तीन पार्टियों से बेस्ट काम आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने करके दिखाया है। हालांकि वोट बैंक के लिए दलित जाना जाता है, पर जमीन पर लड़ने के लिए हमें नहीं लगता है कि कोई सामने आता है। जमीन पर लड़ने के लिए दलितों को कोई नहीं आया है। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर जितनी भी यातनाएं दलितों को, अभी वहां राजस्थान में एक मुख्य बाधित यानी लड़की थी जो बोल नहीं पाती थी, उसके साथ वहां पर रेप कांड किया गया, फिर उनके बचाने के लिए वहां के सीएम लग गए, और ये सब तमाम बातें होती हैं। तो दलितों को केवल वोट बैंक समझा जा रहा है, न कि उनकी यातनाएं और उन पर जो बीत रही है उसको बराबर काम के साथ साथ किया जाए। ये कुछ भी नहीं होता है सिर्फ दलितों का वोट बैंक के लिए। ये सब पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले तो बहुजन समाज पार्टी कंटिन्यू दलितों का 12-14%, 16% वोट बैंक लिया, और वोट बैंक लेने के बाद किया क्या, वहां पर आप देख लीजिए सबसे ज्यादा अगर बहुजन समाज पार्टी में कोई बैठा है तो ब्राह्मण वर्ग के लोग बैठे हैं ऊपर, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, दलितों का कौन व्यक्ति वहां बैठा है ये हम स्पष्ट तरीके से आप उत्तर प्रदेश देख रहा है। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के सामने एक आकाश आनंद जी खड़े हुए, आकाश आनंद जी की फैन फॉलोइंग ठीक थी, आकाश आनंद जी एक युवा चेहरा थे, और जिस तरीके से उनके पर काटने का काम जो बहन जी ने किया, उससे भी दलितों को ये लगा कि बहन जी आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए उन्होंने सबसे अच्छा ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद को ही ढूंढा। और चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे कामों को लेकर जमीन पर स्तर पर हर जगह, मतलब बताएं तो आपको गांव से लेकर चौपाल से लेकर और जिला स्तर से लेकर हर जहां पर कहीं पे भी दलितों को दबाया या कुचला जा रहा, या उनको नीचा दिखाया जा रहा, उस पर आवाज कहीं ना कहीं चंद्रशेखर पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल
कंफर्म ठीक है। है, इस और बात दलित का जो पूरा चेहरा सवाल है, इस सवाल का जवाब हम अरविंद जी से ही जान लेते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से पंकज जी बोल रहे हैं कि दलितों को वो जगह नहीं दी गई, और चूंकि दलित अपनी पहचान के लिए हमेशा से ही लड़ता आ रहा है और आज भी लड़ रहा है, उसे किसी तरह से राजनीति में भी जगह नहीं दी जाती, कहीं पर भी कोई जगह नहीं दी जाती, बल्कि आप ये दावे करते हैं कि जो सबसे ज्यादा लाभ है वो इसी वर्ग को आप देते हैं। इसमें कोई सच में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक किया है वो किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया। सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने। भारत देश का सबसे बड़ा, समझिए आसान, आप कहने की बात नहीं, आप पत्रकार से जानती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अच्छा किया। आज भी हम उदय उसी चीज को, देश का विकास तभी मानेंगे जो हमारा अंत्योदय, जो एक सबसे बड़ा अभियान है, हम व्यक्ति तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे तो हमारा निचले तबका का रहने वाला व्यक्ति सबके साथ उन्हें बैठने लायक बन जाए, पढ़ाई लिखाई से लेकर के समाज में उसका उच्च स्थान आ जाए। और वो केवल संभव नहीं है, हर अपने जैसा भी है, जितना परसेंटेज के हिसाब से, जाति के हिसाब से, हर वर्ग का, हर व्यक्ति को जो परसेंटेज करने का मौका मिलेगा वो अपनी बात रखेगा समाज को। फिर समाज को उत्थान करने में अगर कहीं कोई कमी क्या रह जाए तब कोई कहे। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ये नहीं कह सकता कि उन्होंने काम नहीं किया। भारतीय जनता ने बहुत काम किया। ऐसे नहीं होगा कि राष्ट्रपति का पद ऐसे भी दिया, ऐसे थोड़ी, हमेशा अच्छाई, जब से वो भीमराव अंबेडकर जी के संविधान निर्माता के पथ पे ही चल रही भाजपा। हमेशा भीमराव राम जी अंबेडकर, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अगर थे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी रह के जैसे काम किया हमारे अंबेडकर साहब ने, उसी पद पे आज चल रही भाजपा। भाजपा निरंतर अनुसूचित जाति के भाइयों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखती, चाहे वो आरक्षण से लेकर के सब कुछ। अब ये भी देख लीजिए आप, इधर उधर हुआ तो सब जानते हैं कि वो एक भारत का मतलब ऐसा अंग है जिसे कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन विरोधी लोग मिलकर पता लगा उसको भी ऐसे ऐसे बातें कर। अरे बिना संविधान के छेड़छाड़ होके संशोधन सभी जानते होगा, लेकिन जब संविधान को छेड़ करके कोई रहता, कोई भी राष्ट्र भारत की बात नहीं करते। ठीक है, ठीक है अरविंद जी, 2014-2019 में बड़ी तादाद में दलितों का समर्थन आपको मिला था, लेकिन 2024 में ऐसा समर्थन नहीं मिला, और क्या कारण रहा कि आपसे दलित वोटर छिटक गए, बड़ा सवाल हो जाता है। हमारे साथ आलोक तिवारी हैं। आलोक जी, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि मायावती जो है वो अगर इंडिया गठबंधन में आ जाती तो दलित वोट उनके पाले में आता, तो 2017 में भी देखा गया था, तब की स्थिति क्या थी, और फिर अगर आ जाती तो आपने मान मनोबल क्यों नहीं इतना किया, इतना जोर क्यों नहीं डाला? जी, ऐसा है कि परिस्थितियां बदलती रहती, सत्ता के आसपास काफी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मायावती ने अपना स्वरूप पूरी तरीके से दिखा दिया जब उनके भतीजे ने, जिनका नाम मैं स्लिप कर रहा हूँ, अभी लिया गया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जब असलियत दिखाते हुए डायलॉग बोला एक जगह, तब उनको पार्टी से, उनको बिल्कुल पद से हटा दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। आज परिस्थितियां कुछ ऐसी, वातावरण में कयास लगाए जा रहे थे, इंडिया गठबंधन में मायावती जी आ जाती, शायद प्राइम मिनिस्ट्रियल पेस वो होती, या शायद ऐसी बातें भी आपको सुनती होंगी, खड़गे जी भी जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री हो सकते थे। तो आज ऑन अकाउंट ऑफ मायावती देश को पहला दलित प्रधानमंत्री बनने से मिला है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है, उनके लिए सब भी अडानी है और देश भी अडानी है। हमने देखा था कि दलित राष्ट्रपति, ये केवल शोकेसिंग करते हैं, दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनको इजाजत नहीं दी गई थी कोरोना के दौरान, जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया था। और जिस तरीके से आदिवासी राष्ट्रपति को आज बना कर बैठाला है, एक भाजपा के लोग दलित के पेशाब सर पर कर वीडियो वायरल कर रहे थे। जहां तक कांग्रेस पार्टी बेसिकली दलितों की पार्टी है, कांग्रेस ने बहुत गालियां खाई हैं बहन जी कि इतने साल के लिए आरक्षण देना चाहिए था, 5 साल आरक्षण देकर बंद कर देना चाहिए था, 10 साल आप जिस मामले की बात करें उस पर बाकायदे कार्रवाई भी की गई थी, और आप जिस तरह से पेशाब कांड की बात करें उस पर कार्रवाई भी हुई थी, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था उस पर देखा भी गया था। और वो ये नहीं कि वो ये नहीं था कि दलित था, वो इंसान मनुष्यता के नाम पर भी एक बहुत बड़ा धब्बा था, इस वजह से भी कार्रवाई होनी लाजमी थी। और आनंद जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। क्या आप बोल रहे हैं? सवाल अपना दोहरा दीजिए प्लीज। आनंद जी से हमारा सवाल है, आखिरी प्रतिक्रिया हम आपकी जानना चाहेंगे दलित वोटर्स को लेकर के, और जिस तरह से देखा जा रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा में भी अनबन की स्थिति देखी जा रही है, आप दोनों में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, और आपने भी कंडीशन लगा के रखी हुई है। क्या लगता है कि इस बार अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो आप जगह देंगे कांग्रेस को? जी 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 जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्रीमान अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीट पे दलितों को सम्मान दिया,
और कई सीटें जीत के आए हैं। कलाकार, ये कलाकार जो थे प्रभु श्री राम बने थे, उस सीट पे भी एक दलित को लड़ाया था। मात्र 5-7 हजार वोटों से वो हार गए, उनको हरा दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी से ज्यादा हितैषी दलितों का कोई हो नहीं सकता है। श्रीमान अखिलेश यादव जी, सब हमारी पार्टी का नाम ही समाजवादी पार्टी है, सभी वर्गों को लेकर चलने वाले लोग हैं। ठीक है आनंद जी, हमारा सवाल ही कुछ और था और आपका जवाब कुछ और है। हमने ये पूछा था कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि महाराष्ट्र और हरियाणा में अनबन की स्थिति देखी जा रही, कंडीशन आपने लगा के रखी, अगर पूरी होती है तो आप इनको जगह देंगे, इंडिया गठबंधन टूटेगा या बचेगा, ये सवाल हमारा था। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं उपचुनाव की अग्नि परीक्षा, और इस अग्नि परीक्षा में दलित वोटरों का जो रुझान है किस ओर जाता है। इस अग्नि परीक्षा में बीजेपी की खास तौर पर अग्नि परीक्षा है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया था लोकसभा के चुनाव के दौरान, बहिष्कार की भी तस्वीरें आई थी और एजेंडा सेट किया जा रहा था विपक्ष का, तो ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आएंगी कि क्या वाकई विपक्ष का एजेंडा था कि जनता नाराज थी बीजेपी से। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।